वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। जिसमें कि हम रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है वीट क्रॉप, गेहूं की फसल के बारे में। ये फसल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो यूजी पीजी में थ्योरी का जो सिलेबस होता है बीएससी एमएससी का, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके सीयूटी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आपके वीट क्रॉप से पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीट वीट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम या फिर इसको बॉटनिकल नेम क्या होगा? बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एसिटिवम। इसकी फैमिली होती है पोएसी। और ग्रैमिनी भी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर है 2n42। ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया। तुर्की। अब थोड़ा इस क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। ये आपकी रवि सीजन की क्रॉप होती है, रवि क्रॉप है। रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। ये फर्स्ट नंबर इन एरिया एंड सेकेंड नंबर इन प्रोडक्शन। इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन में आता है वो आपका राइस होता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन में गेहूं आता है। और चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है इन प्रोडक्शन और सेकंड नंबर पे हमारा वीट है उत्पादन में। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्रॉप को किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, मतलब अनाजों का राजा हमारा गेहूं होता है। क्योंकि इतना ज्यादा इसका ग्लोबली स्प्रेड है, इस वजह से इसे किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। इट कंटेन स्पंजी प्रोटीन। इसकी जो प्रोटीन होती है वो स्पंजी होती है, स्पंजी प्रोटीन, जिसका नाम होता है गुलेटिन। इस प्रोटीन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जिसके अंतर्गत दो इक्वल प्रपोर्शन में प्रोटीन, एक मतलब आपका जो है प्रोटीन का जो कंपाउंड होता है वो दो फॉर्म में इसमें पाया जाता है, दो प्रपोर्शन में। पहला है गैलेगिन एंड दूसरा है गुलिटिन। इक्वल प्रपोर्शन इन दोनों का होता है इसमें। यही जो दो कंपाउंड होते हैं या यह प्रोटीन जो होती है, ये आपकी बेकिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमारी रोटी जो बनती है वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से, क्योंकि रोटी आपने देखी होगी बहुत ज्यादा स्पंजी होती है। उसका कारण यही होता है क्योंकि इसमें गुलिटिन पाई जाती है। गुलिटिन जो होता है वो अनडिजायरेबल और अनहेल्दी होता है फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए अनहेल्दी होता है। साथ ही साथ हम अगर वीट को किस फॉर्म में लेते हैं तो चपाती के फॉर्म में इसको हम लेते कंज्यूम करते हैं। पूरी आप सभी को बहुत पसंद होंगी, हलवा और दलिया। लोग अपने ब्रेकफास्ट में बहुत से लोग डेली दलिया खाना पसंद करते हैं। इन इंडिया इट इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेबल फूड क्रॉप। इंडिया की ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाने वाली फूड क्रॉप है। बिसाइड स्टेबल क्रॉप टू ह्यूमन, वीट इज अ गुड सोर्स ऑफ फडर। इसके अलावा जो इसका चारा होता है, भूसा,
वो हमारे जानवरों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स होता है। इस पर हम बात कर लेते हैं एरिया और प्रोडक्शन की। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारा गेहूं है इसको 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है, 6 जोन्स में बांटा गया है। पहला है नर्दर्न हिल जोन। ये जो आपका एरिया है जम्मू एंड कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश का जो पोर्शन है वहां पे इसके नॉर्दर्न हिल जोन में इसको बांटा गया एरिया वहां पे होगा जो गेहूं ने ऑक्यूपाई किया वो 4% और प्रोडक्शन 3%। यहाँ पे जो सोइंग का समय रहेगा वो होगा अक्टूबर से नवंबर और इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी मई से जून में। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे की। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन। इसमें आपका एरिया होगा पंजाब वाला, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे जो एरिया ऑक्यूपाई होगा वो आपका होगा 37%, प्रोडक्शन होगा 45%। यहाँ का जो सोइंग टाइम होगा वो मिड नवंबर में टाइम होगा इसका और हार्वेस्टिंग इसकी हो जाएगी आपकी अप्रैल से मई में। तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। इसमें आपका आ जाता है ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। एरिया ऑक्यूपाई होगा 27% और प्रोडक्शन होगा 24%। इसमें यहाँ पे क्रॉप की जो सोइंग होगी वो नवंबर से मार्च में होगी, सॉरी नवंबर से दिसंबर में होगी और इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो मार्च से अप्रैल में होगी। क्योंकि इस जोन पे जो विंटर का टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए हमें जो सोइंग हम करते हैं वो थोड़ी सी डिले हो जाती है ताकि मॉइस्चर जो है वो धान के कटने के बाद फील्ड पे मौजूद रहे। चौथे नंबर पे आएगा आपका सेंट्रल जोन। ये आपका एरिड वेस्टर्न इंडिया वाला जो हिस्सा होगा, एरिड वेस्टर्न इंडियन इंडिया का जो पोर्शन होगा वो ये एरिया कवर करेगा। यहाँ पे एरिया लगभग होगा आपका 17%, उत्पादन होगा 13% और यहाँ पे जो सोइंग टाइम होगा वो अक्टूबर रहेगा और आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो मार्च में हो जाएगी। इसके बाद पांचवा जो है हमारा वो है पेनिसुलर जोन। ये जो एरिया होगा आपका डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, कर्नाटक, एरिया होगा यहाँ पे 6%, प्रोडक्शन होगा 25% और यहाँ का सोइंग टाइम जो होगा वो होगा लेट
हाफ ऑफ अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग होगी मार्च में। यहाँ पे आपकी तीन ही जो गेहूं की स्पीशीज में से सिर्फ तीन ही स्पीशीज यहाँ पे ग्रो की जाएंगी। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम। इसके बाद हमारा सिक्स्थ है सदर्न हिल जोन। यहाँ पे आपका हिली एरियाज आ जाएंगे ऑफ तमिलनाडु एंड केरल। यहाँ पे सोइंग टाइम रहेगा ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार यहाँ पे लग सकता है। दैट इज मई से सितंबर तक एंड अक्टूबर में इसकी जो मई में लगेगा उसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर में होगी, सितंबर वाले की अप्रैल में होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना एरिया है। एरिया की बात की जाए तो इंडिया का है सेकंड पोजीशन एरिया के अकॉर्डिंग। इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस है। पहला है चाइना, देन इंडिया। उत्पादन में चाइना, देन इंडिया। ये तो हो गया आपके वर्ल्ड की बात। और प्रोडक्टिविटी में यूके, देन जर्मनी। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में एरिया की बात की जाए तो आपका यूपी, एमपी, पंजाब। प्रोडक्शन में भी आपका यूपी, पंजाब, हरियाणा। और प्रोडक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ आपका पंजाब है जो कि 45 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी है। इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन। हमारे वर्ल्ड में 7 स्पीशीज है, 7 स्पीशीज जिनको हम हमारे वर्ल्ड में इनका इस्तेमाल होता है इन वर्ल्ड। बट ओनली फोर जो है वो हमारे इंडिया में इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे हम उन 4 स्पीशीज की ही बात करेंगे। पहला है हमारा कॉमन वीट, जिसको हम ब्रेग वीट के नाम से भी जानते हैं। बॉटनिकल नेम होगा इसका ट्रिटिकम वल्जेरी और एसिटिवम। ये जो स्पीशीज होती है आपकी ये हेक्सापोलाइडल है। इसका क्रोमोसोम नंबर होगा 2n42। मोस्टली इसको इंडिया में ग्रो करते हैं। 87% एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इंडिया में। इसकी जो ये जो स्पीशीज होती है इसकी चपाती बहुत अच्छी बनती हैं और बेकिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसको हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस बाय नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ से किया था? फ्रॉम मैक्सिको। इसी वजह से इसको मैक्सिकाना ड्रॉप वीट के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिकाना ड्रॉप वीट। यही जो आपकी स्पीशीज है वीट की, यही ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी और वीट रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी।
इसके बाद कॉमन वीट को ही कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका हार्ड रेड विंटर, हार्ड रेड स्प्रिंग वीट, ठीक है, और सॉफ्ट रेड विंटर इस वीट और व्हाइट वीट। इसके बाद हमारा दूसरा है ड्यूरम वीट और माइक्रोनी वीट। वीट से ही आपकी माइक्रोनी बनती है। बॉटनिकल नेम होगा ट्रिटिकम ड्यूरम। क्रोमोसोम नंबर 2n28, इसने 12% एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये ग्रो किया जाता है सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें इसकी कुछ फेमस वैरायटी है, जैसे कि आपकी जयराज हो गई एंड मालविका। तीसरी है इमरवीड, जिसको स्प्रिंग वीट या विंटर वीट के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n28। इसने 1% एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, 1% एरिया, जो कि है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का। ये आपका इस वीक से आपकी जो डिश है, एक बहुत ही फेमस डिश है उपमा, वो तैयार होती है। इसके बाद है हमारा लास्ट शॉर्ट वीक, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। शॉर्ट वीट, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम ही होता है, और कॉमनली इसको इंडियन ड्राफ्ट वीक के नाम से जानते हैं। इसको इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, और ये नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा और वेस्ट पाकिस्तान का कुछ हिस्से में ये लोकल कंजप्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। ये जो है आपकी फसल, ये जो क्रॉप है ये C3 क्रॉप है, C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट भी है ये। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है। वेजिटेटिव स्टेज के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। ग्रेन डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि सिर्फ 4 से 5 हफ्तों के लिए ही चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से कुछ कम चाहिए होता है। इसकी सॉइल की बात करते हैं। क्ले, लोम और लोम टेक्सचर सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है इसकी ग्रोथ के लिए। सॉइल का गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए। मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी। उसके हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन की।
Land preparation for wheat crop. Plough the land twice. एटलीस्ट 2 बार तो हम उसकी जुताई करेंगे ही करेंगे. With an iron plough. And 3 times with cultivator. And prepare the land to a fine tilth. At last, plugging at 12 ton FYM. क्या हम इसका सोइंग टाइम देख लेते हैं कि हम कब इसे बोएंगे, कौन कौन से मेथड से इसकी सोइंग की जाएगी. सोइंग टाइम होता है फर्स्ट fortnight ऑफ नवंबर. नवंबर के पहले हफ्ते में. फॉर इरिगेटेड कंडीशंस के लिए या इरिगेटेड क्षेत्र के लिए. सेकेंड fortnight ऑफ अक्टूबर फॉर रेनफेड एरियाज. इसके बाद सोइंग मेथड की बात करते हैं. पहला है ड्रिलरिंग मेथड, जिसको हम लाइन सोइंग कहते हैं. ये हमारा फर्टिलाइजर कॉम सीड ड्रिल मेथड होता है. बहुत ही कॉमन होता है, इसका ज्यादा हमारे गेहूं में इस्तेमाल किया जाता है. देन है ब्रॉडकास्टिंग. ये बिल्कुल छिड़कुआ विधि है जिसमें बहुत ज्यादा सीड की रिक्वायरमेंट होती है. इसके बाद है, ये पहला है, ये दूसरा है. देन थर्ड वन इज डिबलिंग. इसमें डिबलर का इस्तेमाल किया जाता है. और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें बहुत कम सीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका मेथड डिबलिंग ही होगा. with dibbler with dibbler required less seed. देन अदर मेथड. औरों की अपेक्षा बहुत कम इसमें सीड की रिक्वायरमेंट होती है. इसके बाद है बिहाइंड द प्लाउ. बिहाइंड द प्लाउ ये भी आपका 2 तरीके का होता है. पहला है केरा मेथड, दूसरा है इसी में ही पोरा मेथड. इसमें पैरा मेथड में क्या होता है कि सीड को एक आदमी जैसे जैसे कंट्री प्लाउ से नालियां बनती जाती हैं और एक फार्मर हमारा एक आदमी पीछे से सीड्स को गड्ढों में या उस नालियों में डालता जाता है. और पोरा में क्या होता है कि जो आपका प्लाव होता है उसी में ही एक फनल टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसके माध्यम से इसकी नालियां बनती जाती है और अपने आप ही सीड जो है वो उसमें ड्रॉप होता चलता है. इसके बाद हमारा एक मेथड और है FIRB. ये मेथड बहुत ही नया मेथड है जिसका फुल फॉर्म होता है फरो इरिगेटेड रेज बेड मेथड. ये हमें बहुत अच्छी यील्ड प्रदान करता है और काफी कम समय में हमारा सोइंग की प्रोसेस हो जाता है. इसका फुल फॉर्म है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम. इसके बाद है सीड रेट. देख लेते हैं हमें कितना सीड की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम नॉर्मल सोइंग करते हैं तो 100 kg लगता है.
पर हेक्टेयर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या लेग सोइंग करते हैं। छिड़कवा विधि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादा लगता है ब्रॉडकास्टिंग में लगभग 125 केजी पर हेक्टेयर लगेगा और डिबलिंग के माध्यम से 25 से 30 केजी लगेगा। अब आपको पता चल रहा होगा इसमें कितना अंतर है। इसके बाद वैरायटी को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसकी स्पेसिंग भी होती है। स्पेसिंग में गेहूं की स्पेसिंग सबसे अलग होती है। इसकी स्पेसिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस चाहिए होता है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आपका इरिगेटेड कंडीशंस के लिए और रेनफेड एरियाज में आप 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और फिर आपको प्लांट की डिस्टेंस 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी पड़ती है। ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि इसकी स्पेसिंग कितनी होगी, तो आप 22.5 इंटू 10 लगा सकते हैं। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनके और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी और वो डेफिनेटली एक ना एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। इसकी वैरायटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है नूरीन 10, जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है। ये एक ड्राफ्ट वैरायटी है, मतलब एक बॉनी वैरायटी है और ये जापानीज ड्राफ्ट वैरायटी है। इसको जापानीज ड्राफ्ट वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है, जापानीज ड्राफ्ट वैरायटी। इसके लिए इसकी बौनेपन के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है RH1 एंड RH2 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस। इसके बाद इसी में आता है सिंगल जीन ड्राफ्ट वैरायटी। पहला है सिंगल जीन, जिसमें आपका आएगा लर्मा रोजा 64-A। इसके बाद सुजाता है। ये ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस के लिए सुटेबल होती है। और इसी में आपकी आती है सोनालिका। इसके बाद है डबल जीन, कल्याण सोना, नेक्स्ट है सोनरा 64, होटी लर्मा और जनक। इसके बाद हमारा आता है ट्रिपल जीन, इसमें आपका हीरा, मोती, लाल बादशाह। कुछ और भी वैरायटीज होती हैं आपकी, जैसे कि LOK1, ये आपकी जो वैरायटी है लेग सोइंग के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद आपकी शैलजा है, ये सुटेबल है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के लिए। फिर एक है वैरायटी राज 4120,
ये आपकी रस्ट रेजिस्टेंट है। और PBW 502, ये वैरायटी सुटेबल है इरिगेटेड एरियाज और ठंडे क्षेत्रों के लिए। इसके बाद ब्रेड मेकिंग के लिए ये वैरायटी DBW 17, ये बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसके बाद है इरिगेशन मेथड और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। ड्रिप इरिगेशन, सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन इसमें बहुत ज्यादा इफिशियंट है, क्योंकि इसमें हम वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं और स्कैरसिटी ऑफ वाटर को दूर भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये वीट प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों पे स्प्रिंकलर मेथड का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इरिगेशन स्टेजेस कौन कौन सी स्टेजेस क्रिटिकल स्टेजेस होती है, जहाँ पे हमारी फसल को पानी की रिक्वायरमेंट होती हमें पानी देना जरूरी है। पहला है आपका CRI स्टेज। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इरिगेशन स्टेजेस कौन कौन सी वाटर मतलब वीट क्रॉप में कौन सी इरिगेशन स्टेजेस एसेंशियल स्टेज होती है। तो पहला है CRI, जिसे बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। ये अवस्था आपके 21 दिनों पे आती है, मतलब बुआई के 21 दिनों के बाद हम यहाँ पे देते हैं मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे आपका जो एक तरह से आप इसको ट्रांसमिशन जोन कह सकते हैं, जहां पे आपके न्यूट्रिशन वाटर के माध्यम से रूट से लेकर के शूट में ट्रांसफर होना शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं CRI स्टेज। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्टेज होती है। इस दौरान आपकी मिट्टी में या आपकी सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस की ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद दूसरी स्टेज है टिलरिंग स्टेज, जब टिलर्स का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी स्टेज आती है 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग। यहाँ पे लेटेस्ट बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और निग्यूल्स में जब जो निग्यूल्स होते हैं वहां से किलर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। किलर्स के उगने के जैसे मतलब आपकी बुआई के 4 हफ्ते बाद किलर्स का इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारी स्टेज आती है ज्वाइंटिंग स्टेज। ज्वाइंटिंग स्टेज, ये अवस्था आती है 60 से 65 डेज आफ्टर सोइंग। ये एक एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है। इस स्टेज पे हमारा जो सीडलिंग होता है वो पूरा का पूरा जो हमारा प्लांट है वो लीफ से कवर हो जाता है और स्टेम आपको दिखने लगती है। इसके बाद हमारा फ्लावरिंग स्टेज, जिसको हम बूटिंग स्टेज भी कहते हैं। ये अवस्था आती है 80 से 85 डेज आफ्टर सोइंग। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो जाती है। गेहूं की स्पाइक्स का फॉर्मेशन होता है और लास्ट लीफ कन्वर्ट हो जाती है आपकी फ्लैग लीफ में। फिर है आपकी मिल्किंग स्टेज। ये अवस्था आती है 100 से 105 डेज आफ्टर सोइंग। इस दौरान मिल्की फ्यूल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और कुछ दिन के बाद वो व्हीट ग्रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक अवस्था आती है, लास्ट है टफ स्टेज। ये बुआई से 115 से लेके 120 डेज आफ्टर सोइंग पे आती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मिल्की फ्यूल्ड होता है वो पूरी तरीके से हार्डन ग्रेन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आपका जो गेहूं है वो बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है NPK चाहिए होता है 120, 60 और 40 के रेशियो में kg पर हेक्टेयर, जिसमें से जो हमारा नाइट्रोजन है वो उसकी हाफ डोज सोइंग के समय दे दी जाती है और बचा हुआ हाफ डोज टॉप ड्रेसिंग यानी कि पहली इरिगेशन के दौरान हम इसको देते हैं। और जो आपका बाकी जो बचा हुआ P और K है वो सोइंग के समय ही पूरा अप्लाई कर देते हैं। रेनफिग एरियाज में क्या होता है कि NPK बुआई के समय ही दे दिया जाता है। FYM पड़ता है इसमें, FYM 12.5 टन पर हेक्टेयर अप्लाई किया जाता है। इसमें सीड ट्रीटमेंट कराया जाता है।
ताकि हमारा सीड किसी भी इन्फेक्शन से बच सके। फंजीसाइड से इसका सीड ट्रीटमेंट होता है। कार्बेंडाजिम या फिर थायराम का इस्तेमाल करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। 2 ग्राम पर केजी सीड फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए सोइंग से पहले हम इसको इसमें डिप करके रखते हैं। इसके बाद है हमारा वीट मैनेजमेंट। वीट मैनेजमेंट में देखते हैं तो गेहूं का मामा आप सब लोग जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लेरिस माइनर। इसको गेहूं के मामा भी कहा जाता है, गेहूं का मामा। और साथ ही साथ ये एक मिमिक्री भी होता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आपको गेहूं के जैसे दिखता है। जब तक इसकी वेजिटेटिव स्टेज नहीं आती है तब तक आप इसको इन दोनों में अंतर पता नहीं कर पाएंगे। और इसका अंतर आप खाली फ्लावरिंग स्टेज के समय ही इसको आप पहचान पाओगे कि कौन सा गेहूं और कौन सा गेहूं का मामा। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आइसोब्यूटेरॉन @ 0.75 kg AI पर हेक्टेयर एट 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग इसको अप्लाई करते हैं। और आइसोब्यूटेरॉन जो था उस जो गेहूं का मामा ने आइसोब्यूटेरॉन पर रजिस्टिंग अपना प्रेजेंट कर दिया था, जिसके बारे में जानकारी हमारे एक साइंटिस्ट थे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर R.K. मलिक, उन्होंने बताया था। तो अब इस पे बैन लग चुका है कि ये इस पे अप्लाई नहीं होता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन या फिर मेटासल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लोरेस माइनर का टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। इसके बाद है हमारा एवीना फ्लैक्टुएटा, जिसको हम वाइल्ड ओल्ट भी कहते हैं। इसका कंट्रोल करते हैं पोस्ट इमरजेंस ट्राइबुलिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस समय इंडिया में बैन हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैंसर की प्रॉपर्टीज इससे शो हो रही थी। इसके बाद है हमारा चेनापोडियम एल्बम मिलोटस, इन सब का भी इस्तेमाल वीड होता है। ये इसका मैनेजमेंट हम 2,4-D के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा डिजीज। डिजीज में हमारा पहला डिजीज है स्मट। स्मट को रोकने के लिए हमें एक हेल्दी सीड का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है उस समय हमें इसकी रॉगिंग कर देनी चाहिए, रजिस्टरिंग वेराइटी का यूज करना चाहिए और सीड की ड्रेसिंग कर देनी चाहिए समय समय पे। डिजीज में हम स्मट की बात कर रहे थे। स्मट को आप और भी कई सारे नामों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपका लूज स्मट हो गया। ये बहुत ज्यादा इसका इन्फेक्शन आपके वीट में देखने को मिलता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है यूस्टिलिगो लेगो ट्रिटिकेसाई। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया। इसको पंजाब में कंजरी के नाम से जानते हैं। पंजाब में इसको इस नाम से जाना जाता है। ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज होता है। इसका जो सिम्टम्स होता है, ईयर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट इमर्ज अर्लियर। जो इसके ईयर्स होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट के, वो समय पे आपको दिखा। ईयर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स इमर्ज अर्लियर। इनका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा और जो ईयर्स होंगे वो स्लाइटली टॉलर हो जाएंगे एक हेल्दी प्लांट्स के ईयर से। होल ईयर एक्सपेक्टेड ऑन होल ईयर एक्सपेक्टेड ऑन एंड रेचिन्स
are infected. Initially, spores are covered by silvery membrane. इसका मैनेजमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करा देते हैं पेविस्टिन से, सीड ट्रीटमेंट विद वीटावैक्स से भी सीड ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो वीटावैक्स से कराते हैं 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, या फिर सोलर ट्रीटमेंट कराया जाता है इसका, सोलर ट्रीटमेंट ऑफ सीड। रॉगिंग की प्रोसेस भी होगी, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट दिखाई देगा उसमें हम रॉगिंग की प्रोसेस कर देंगे, रॉगिंग ऑफ डिसीज्ड प्लांट। और साथ ही साथ हम इसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट कराते हैं कुछ देर के लिए, या एक 26 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो उसके सीड्स होते हैं उसको हम गर्म पानी में डुबो के 4 से 5 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद उसी पानी से उसको बाहर निकाल लेते हैं 10 से मिनट के लिए, उसको कांस्टेंट 54 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। इसके बाद इसके टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए केयरफुली, ताकि हमारा जो भी इन्फेक्शन का एम्ब्रियो होगा, जो भी उसका डिसीज का जो एम्ब्रियो होगा वो वहां से खत्म हो जाए, और ये डिसीज जो है, जो भी इसके ग्रेन से इन्फेक्टेड डिसीज है, मतलब सॉरी, जो भी इन्फेक्टेड ग्रेन है डिसीज से, उसको हम खत्म कर सकें। इसके अलावा एक डिजीज और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग करनाल बंट। करनाल बंट ऑफ वीट, इसको पार्शियल बंट और कैंसर ऑफ वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज है हमारे वीट की। इसके बारे में पहले सबसे पहले रिपोर्ट दी थी एक साइंटिस्ट थे हमारे करनाल के ही, मित्रा नाम था उनका, इन 1931। इसका जो सिम्टम्स था, डिजीज प्रोड्यूस डार्क कलर एंड अ फ्रेशी स्मेल। इस डिसीज में डार्क कलर शो होता था। डिसीज प्रोड्यूस डार्क कलर एंड अ फिशी स्मेल ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन, कि इसमें फिश जैसी मछली जैसी स्मेल आती थी ऑन इन्फेक्टेड प्लांट में। साथ ही साथ इसके कुछ और भी सिम्टम्स हैं, रिफर्ड टू एज द कैनोई symptoms as in the process of replacing the healthy kernel, the disease tend to hollow out host kernel, resulting
केनवाई, इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है। थायोमिथाइन एक फंगस का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल मछली जैसी। और जिसके डिसीज की वजह से जो हमारा पेड़ होता है वो डार्क कलर का शो होने लगता है हमें। और इसमें जो कैनोई सिम्पटम्स शो अपीयर होने लगते हैं, और जो हमारे दाने होते हैं वो अंदर से बिल्कुल फलियों में जो दाने दिखेंगे टिलर्स में, वो बिल्कुल खोखले होंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक डिजीज होती है, जो भी सीड और सॉइल और एयरबॉर्न डिसीज होती है, तो हमें यहाँ पे एक रजिस्टिंग वेराइटी लगानी चाहिए, PBW 502 सीड का पहले से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारी पाउडरी मिल्ड्यू भी इसी की एक डिसीज है। पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें व्हाइट कलर का पत्तियों पे पाउडर जैसा दिखता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हमें सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है इसमें टुंडू डिसीज, जिसको हम सेहू के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है कि इसका जो सिम्टम्स होता है, कर्लिंग ऑफ अफेक्टेड प्लांट लीफ, जो भी इससे प्रभावित होती है उसकी पत्तियों को ये कर्ल कर देता है, मुड़ा हुआ दिखता है इसमें आपको पत्तियां। ब्राइट येलो क्रीमी ओजी, अजीब सा पीला कलर का आपको कलर दिखाई देगा ऑन लीव्स, पत्तियों पे, एंड उसके इन्फ्लोरेसेंस पे। इसके इसके मैनेजमेंट करने के लिए, फॉर मैनेजमेंट फ्लुटेशन ऑफ सीड इन 20% सॉल्ट वाटर, मतलब जो नमक का पानी होता है उसमें इसको 20% तक डिप करके रखते हैं, या नमक के घोल में ऐसे कह लीजिए, और इन्फेक्टेड प्लांट की रॉगिंग कर देनी चाहिए। इसे कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं, जिसमें पहला है हमारा वीट मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, ये मेजर पेस्ट है जो कि स्प्रिंग की विंटर वीक्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा इसने पूरे वर्ल्ड में इसका असर देखने को गेहूं की फसल में मिला है, जिसकी वजह से हमारी 30% तक ईल्ड जो है वो प्रभावित हुई है। ईल्ड में रिडक्शन हो गया इस सॉरी पेस्ट की वजह से। साथ ही साथ इसने इकोनॉमिकल लॉस भी किया है, $30 मिलियन का। इसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेन वीवल। इसको सब जानते हैं, ये प्राइमरी पेस्ट, ये मेजर प्राइमरी पेस्ट होता है गेहूं की फसल का, जो कि हम जब इसको स्टोर करते हैं उस समय ये इसके दानों में प्रभाव छोड़ता है। ये पूरे के पूरे ग्रेन्स को बहुत ज्यादा ही खोखला बना देता है। इसका असर मेज, sorghum और राइस सब पे दिखाई देता है। हम ग्रेन को काफी लंबे समय तक स्टोर करते हैं और हल्का सा मॉइस्चर रख जाता है, तो इस पेस्ट का असर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमें इसकी कब करनी चाहिए? हार्वेस्ट द क्रॉप when the grain become hard, जब दाने सख्त हो जाते हैं, एंड स्ट्रॉ, जो ऊपर वाला स्ट्रॉ का पोर्शन जिसको भूसा कहते हैं, बिकम ड्राई एंड ब्रिटल, देन थ्रेशिंग एंड विनोइंग, इनके बारे में अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, इज डन।
use of mechanical threshers to reduce the cost of to reduce the cost of threshing and winnowing. अब इसकी ईल्ड की बात कर लेते हैं। ग्रेन ईल्ड इरिगेटेड एरियाज में इसकी जो ईल्ड होती है वो तकरीबन 45 से लेके 55 कुंटल पर टन हेक्टेयर हमें प्राप्त होती है। वही रेनफेड एरियाज में 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। इसके बाद हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला है हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय करनाल बंड। करनाल बंड डिसीज की वजह से जो इसकी एक्सपोर्टिंग क्वालिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है ड्राफिंग जीन या एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप, वो होगा सिकोसेल। इसके बाद है ऑब्जेक्शनल व्हीट ऑब्जेक्शनल व्हीट। यहाँ पे खरपतवार इस फसल के लिए कौन सा होगा? फॉर व्हीट क्रॉप कॉन्वोलस आर्वेनेसिस। फोर्थ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है वो होता है बायो फर्टिलाइजर यूज जिसका नाम है एजेक्टोबैक्टर। इसमें जो इंटरक्रॉपिंग की जाती है, बहुत ज्यादा गेहूं की इंटरक्रॉपिंग होती है, वो मस्टर्ड के साथ की जाती है। तो जो उसका रेशियो होता है 1:1 रहता है व्हीट प्लस मस्टर्ड। जो व्हीट का हाइब्रिडाइजेशन मेथड होता है सबसे ज्यादा उसमें यूज होने वाला जो बहुत कॉमन मेथड है, उस मेथड का नाम होता है गोजो मेथड, यूज्ड मोस्ट कॉमन इन most common for wheat digestion। उसके बाद सबसे एक चीज और है जो पूछा जाता है आपसे पेपर में कि इसका टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट वो है 40 ग्राम। 1000 दानों पे का जो टेस्ट वेट है वो आपका 40 ग्राम होगा। इंटरक्रॉपिंग बताई दिया। इसके इन्फ्लोरेसेंस को किस नाम से जानते हैं? इसके इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं ईयर और स्पाइक, और इसके फ्रूट को कहते हैं, या फ्रूट टाइप जो होता है वो होता है कैरियोप्सिस। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि इसमें प्रोटीन कंटेंट इसके ग्रेन्स में कितना होता है। प्रोटीन
कंटेंट इन ग्रेन व्हीट। तो ये लगभग आपका 8 से 11% तक होता है। जब हम इसको जब हम इसको स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के दौरान सेफ स्टोरेज के टाइम पे जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है इन ग्रेन वो लगभग 10 से 12% तक होता है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, सबसे पहले गेहूं को जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वो नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। एक टर्म इसमें इस्तेमाल किया जाता है पर्लिंग इंडेक्स, जिसको हम इंडिकेट करते हैं पीआई से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉन जीएच। जीएच का मतलब होता है हार्डनेस, पीआई का मतलब होता है पीआई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस ऑफ ग्रेन। इफ हायर द पीआई इज सॉफ्टन द ग्रेन। जितना ज्यादा पीआई हायर होगा उतना ज्यादा जो इसके दाने हैं गेहूं के वो मुलायम होंगे। तो पीआई का मतलब पर्लिंग इंडेक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दानों के सॉफ्ट या फिर हार्ड होने से। पीआई इज इनवर्सली proportional to hardness of grain. If higher the PI, it soften the grain will be। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।